नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मोदी सरकार ने कल, इस बार की जो मोदी सरकार है उसने कल अपना पहला बजट पेश कर दिया। इस बजट को विपक्ष ने कुर्सी बचाओ और सरकार बचाओ बजट पेश कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बजट से मोदी का हिसाब पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। बेशक आंध्र प्रदेश और बिहार को जिस तरीके की बड़ी बड़ी सहायता देने की कोशिश की है मोदी सरकार ने इस बजट में, उससे समझ में आता है कि इन दोनों राज्यों को और इन दोनों राज्यों के नेताओं को खुश करके मोदी अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। लेकिन इस बचाने के फेर में उन्होंने बाकी राज्यों को जिस तरह से नाराज कर दिया है, खासकर गैर भाजपाई सरकारों वाले राज्यों को, उससे समझ में आता है कि अब मोदी का हिसाब पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। क्योंकि आज संसद का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। आज संसद में विपक्ष के तमाम नेताओं ने बाहर प्रदर्शन किया। अभी तक ये प्रदर्शन होते थे गांधी प्रतिमा के पास, लेकिन अब गांधी की प्रतिमा को भी मोदी सरकार ने पीछे कर दिया। लेकिन इसके बाद भी वो विपक्ष को पीछे नहीं कर पाए। मोदी सरकार के खिलाफ और उनके जो बजट पेश किया है उसके खिलाफ आज जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने हल्ला बोल किया, उससे समझ में आता है कि आने वाले वक्त में ये आवाजें और तेज होंगी। और इसके अलावा आज और भी कुछ खास घटनाक्रम हुए, जैसे आज तेलंगाना के माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी, वो आज पहुंचे जंतर मंतर और उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन किया। एक फोटो एग्जीबिशन लगाकर ये बताया कि मौजूदा सरकार किस तरह से दमन चक्र चला रही है। और जगनमोहन रेड्डी का साथ देने पहुंचे अखिलेश यादव, इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी जो है यूबीटी की नेता, ये तमाम लोग आज जिस तरीके से जंतर मंतर पहुंचे, उससे समझ में आ रहा है कि विपक्ष के बीच भी एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ा सकता है। इधर राहुल गांधी ने आज संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की और उन्होंने ये बताया कि वो किसानों के हक में आवाज उठाना जारी रखेंगे और वो किस तरह से किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर ही रहेंगे। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक और संसद के बाहर आज जिस तरीके का विरोध और विपक्ष की नाराजगी देखने मिली, उससे क्या मोदी सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है? क्योंकि आज शेयर बाजार ने भी ये संकेत दे दिए कि ये बजट उसको भी रास नहीं आया है। तो किस तरह से गड़बड़ हुआ है मोदी सरकार का बजट, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दीपक जी, अभी हम, जैसे मैंने बताया कि आज राहुल गांधी से किसान नेताओं ने संसद के भीतर मुलाकात की। हालांकि सुबह राहुल गांधी वेट कर रहे थे किसान नेताओं का कि वो संसद के भीतर आए, तो ये पता चला कि उनको आने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर जाकर उनसे मिल लेते हैं। लेकिन फिर वो तस्वीरें भी सामने आई जहां किसान नेता बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास बन रहे हैं। यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना दम पूरी तरह से दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब किसान नेताओं ने मुलाकात की राहुल गांधी से, उसके बाद क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, क्या हुआ उनकी बैठक में, इसको हम सुन लेते हैं। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। दीपक जी, राहुल गांधी ने यहाँ बताया कि किसान नेताओं से वो किस तरह से उन्होंने बात की और किस तरह अब वो इस मुद्दे को आगे संसद में उठाएंगे, कैसे सरकार पर दबाव बनाएंगे। इधर मैं अपने दर्शकों के लिए उनको याद दिला दूं कि कल जो बजट पेश हुआ उसमें सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के नाम पर, यानी ये कहा कि एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,00,000 मतलब रुपए उनको दिए हैं, 1.52 लाख करोड़ रुपीस। और उसके साथ एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। और उसके अलावा किसान सम्मान निधि भी नहीं बढ़ाई गई है। जो अभी तक 6,000 रुपए जो दिए जा रहे थे, वही 6,000 रुपए किसानों को आगे भी मिलना जारी रहेगा, ये सरकार ने बोल दिया है। जबकि ये उम्मीद थी कि किसानों की, कहाँ तो 2022 में आय दोगुनी करने वाली बात थी और कहाँ अब ये नौबत आ गई कि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देने की नौबत पड़ रही है। अब जो सरकार ने कुछ खास घोषणाएं और की हैं, वो हम बता दें। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा।
फिर राज्यों में दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया है कि अगले 2 सालों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा और इसकी शुरुआत की जाएगी। आज की बात नहीं है दीपक जी, अगले 2 साल में ये जो बात हो रही है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने वाली बात, ये एक टारगेट है मोदी सरकार का। और उसके अलावा जो सब्जियों वाली बात है या दलहन तिलहन का जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाली बात है, इसमें सरकार ये कह रही है कि प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग इनको हम मजबूत करेंगे। अब सवाल यह है दीपक जी कि प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग, किसान इसमें कहाँ आता है? प्रोड्यूस तो वो कर लेगा, उसकी मांग है कि आप उसको एमएसपी दीजिए, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। आप मार्केटिंग और स्टोरेज, इन पर ज्यादा फोकस है। और हम सब जानते हैं कि ये मार्केटिंग और स्टोरेज कहाँ होता है, किन के साथ होता है। और जो 3 कृषि बिल जिनको वापस लेना पड़ा था मोदी सरकार को, उसमें भी यही था कि आप जितनी भी उपज मंडियां थी, आप उनको, सहकारी उपज मंडियां, इनको आप बंद करके आप उसको भी प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे। ये सारा खेल था। अभी भी जो प्रोडक्शन और स्टोरेज की बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है उस समय भी ये था कि वो जो जिसको काला बाजारी रोकने के लिए एक ही भंडारण क्षमता कम करने, एक निश्चित भंडारण क्षमता का अभी तक जो मानदंड होता है, उसको हटाने की बात उन कृषि बिल्स में थी। अब ये जो वापस एक ये प्रोडक्शन, स्टोरेज वाली बात आ गई है और मार्केटिंग वाली बात आ गई है, क्या लगता है कि घुमा फिरा के किसान बिल को अलग तरीके से यहाँ पर लाया गया है, या ये जो किसानों को क्या इस तरीके से मोदी सरकार संतुष्ट कर पाएगी? क्योंकि किसान अभी अगर आज वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कल का बजट उन्होंने भी देखा है, समझा है और वो इससे खुश नहीं है। उनकी जो एमएसपी की मांग है वो वही के वही है। ऐसे में क्या मोदी सरकार, मान लीजिए उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार 2 राज्यों को बहुत बड़े भारी भरकम पैकेज दे दिया, लेकिन क्या ये जो विरोध की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो किसान आज मिलने पहुंचे राहुल गांधी से, क्या इस विरोध की तस्वीरों से समझ में आता है कि मोदी सरकार का जो हिसाब है वो इस बजट ने पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया है? देखिए, इस बजट में जो सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है संमित्रा जी, वो हुई है किसानों की और गांव में रहने वाले लोगों की। कृषि के ऊपर केवल 3.1% जो है वो बजट दिया गया है, जबकि बात यह हुई थी कि हम किसानों की आय को डबल करेंगे। ये तो 2022 की बात हो गई, ये 2024 आ चुका। 2 साल में जो है देश का किसान और पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जहां तक इसकी बात है कि आप आंध्र प्रदेश को जो भी पैसा दे रहे हैं वो किसानों के पास नहीं पहुंचेगा, वो तो अमरावती जो उनकी राजधानी बनने जा रही है उसके निर्माण के लिए पहुंचेगा। और जब उसके निर्माण की बात होती है तो वहां के ठेकेदार हैं, वहां के सीमेंट के जो सप्लायर्स हैं, वहां सरिया के जो सप्लायर्स हैं, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम कर रही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसलिए आप देखिए कि कल वैसे तो सारा का सारा शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम हो चुका था जब बजट आया, केंद्रीय बजट। लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर जो जो कंपनियां मटेरियल की सप्लाई करती थी, ऐसी 9 या 10 कंपनियां हैं, उसको सबके शेयरों में उछाल आ गया था। मतलब ये मजेदार बात यह है कि उन्हें यह पता चल गया था कि ये 15,000 करोड़ जो आने वाले हैं वो हमारे पास आने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के और बिहार के किसानों को भी इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार में वही जो नदियों का तटबंध रोकने के लिए खर्चा करना वगैरह वगैरह जो है, लेकिन किसानों के पास क्या जा रहा है? किसानों की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो मांग थी जो जिसका C2 प्लस 50%, मतलब आपके खेती किसानी में जितनी लागत आती है उसमें हर तरह के जो जितने भी तरह के इनपुट्स है, चाहे वो खाद का है, बिजली का खर्च है, पानी का खर्च है, बीज का खर्च है, वो सारी की सारी चीजें हैं, प्लस जिस जमीन का उपयोग करता है किसान उस पर किराया। तो C2 प्लस 50% जो है ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में है, जिसके बारे में हमेशा बात हुई है। और जब अपोजिशन में थी भारतीय जनता पार्टी तब वो बिल्कुल समर्थन में थी इसके। लेकिन 2014 के बाद जब स्थिति बदली और पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र को ही पूरा का पूरा कॉर्पोरेट के हाथों में देने की बात चली थी। आपको याद होगा, ये तो अच्छा हुआ कि किसान सतर्क हो गए, उन्हें पता चल गया कि उनकी पूरी की पूरी जो उपज है वो थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात हो रही है। क्योंकि भारत में बहुत बड़ा जो है फूड सप्लाई का एक बहुत बड़ा प्रोसेस्ड फूड का जो है वो बहुत बड़ा बाजार तैयार किया जा रहा था। हरियाणा में बहुत जगह साइलोज लगा दिए गए थे अदानी साहब की ओर से। कुछ रेलवे स्टेशनों के पास से बहुत बड़े साइलोज बन गए थे जहां जिसमें कहा गया था कि किसानों से खरीद कर सारा का सारा जो माल है वो इनमें भरा जाएगा। ये तो सतर्क हो गए किसान। देखिए, किसान अगर बजट से खुश होते तो मोदी जी से जाके मिलते, वो राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं?
हमारे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जिसका सीधे सीधे किसानी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जिस प्रकार की ये सरकार है, यह सरकार जो है वो श्रमिकों, मजदूरों, किसानों, ग्रामीणों, दलितों, वंचितों, महिलाओं की मेहनत पर बनी हुई सरकार है और उसका सारा पैसा लेकर, उसकी सारी मेहनत लेकर वो सौंप देना चाहती है पूंजीपतियों को। पूंजीपतियों के लिए जिस प्रकार से ये सरकार हर वक्त उसका जो एकमात्र उसकी जो सोच है वो इन्हीं लोगों की ओर है। भारत में क्या केवल 1 करोड़ ही किसान है? भारत में अगर हिसाब लगाया जाए कि कितने करोड़ लोग, कितने करोड़ किसान होंगे, तो मेरा अपना अंदाज है कि कम से कम कुछ नहीं तो 50-55% निश्चित रूप से किसान होंगे। ये आंकड़ा निकाला जा सकता है, थोड़ी देर में मैं निकाल भी लूंगा। तो कुल जमा आप उसके लिए केवल 1 करोड़ लोगों को अगर आप कहते हैं कि आप उनको आधुनिक खेती किसानी से उनको समृद्ध करेंगे, उनको सिखाएंगे, तो इसका मतलब है कि ऊंट के मुंह में जो जीरा वाली बात है वो केवल इतनी ही है। इतने किसान तो अपनी मेहनत के बल पे आपसे ज्यादा कमाकर दिखा देंगे। और सही पूछिए तो तमाम तरह की उपेक्षाओं के बाद भी आज भारत का पेट अगर कोई भर रहा है, उपेक्षा, अपमान, ये सब कुछ सहकर भाई, तो किसान कर रहा है। किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा इस सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन किसानों ने 2 वर्गों की मोदी सरकार ने जो बजट लाया है उसमें किसानों की बहुत ज्यादा उपेक्षा हुई है और बेरोजगारों की उपेक्षा हुई है। वो हम अगले राउंड में कहेंगे, लेकिन अभी इस समय जो आप बता रहे हैं कि किसानों को लेकर है, किसान इस समय बहुत नाराज है। 8 जुलाई को इन्होंने पूरे देश में एक तरह से प्रदर्शन करके तमाम तरह के मांग पत्र दिए थे, सरकार के पास भी पेश किया था, अपनी मांगे भी रखी थी। आप याद कीजिए 3 साल पहले जिस समय 3 काले कानूनों को वापस लिया था, उस समय मोदी जी ने आशा अब अपने भाषण में जब कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और ये भी कहा था कि मैं केवल 1 फोन कॉल की दूरी पर हूं, तो 1 फोन कॉल की दूरी तो अभी भी बनी हुई है। क्यों नहीं मोदी जी ने इस दौरान पिछले 3-4 वर्षों में किसानों से गंभीर बात की? क्यों नहीं किसानों के मामले में उन्हें मंत्रालय बुलाकर उनसे समझते कि आप क्या चाहते हैं बताइए? ये केवल कहने की बातें होती है कि किसान को अन्न डालने से उसका पेट नहीं भरेगा। अन्नदाता कहने से आप और हम जैसे शहर में रहने वालों का पेट भर सकता है, लेकिन किसानों का पेट भरने के लिए आपको केवल घोषणाएं नहीं, उनके पास पैसा जाना चाहिए। और वो केवल न्याय जिसको हम न्याय धन कहते हैं, या उनके जेब में कुछ पैसे डाल दिए, इतना भी वो स्वाभिमानी है कि वो चाहता है कि अपनी मेहनत के बल पर खाए। आप उसको कुछ सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर देना चाहते हैं तो आप दीजिए, किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ दीजिए, अच्छी बात है। उसको खेती के लिए, किसानी के लिए, उसको बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, ये सारी चीजें उसके लिए एक अच्छी बात हो जाएगी। उसके जेब में कैश जाता है तो उसके हकदार भी है, उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन अंततः उसके परिवार की रोजी रोटी से लेके बच्चों की शिक्षा दीक्षा सारी चीजें जो है, उन्हें भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। और अब शहरी लोगों से कहीं ज्यादा उन्हें अधिकार इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम पैसा पहुंचता है। उसकी भरपाई वो अपनी अच्छी उपज से ही कर सकते हैं। और अच्छी उपज का मतलब है कि उन्हें आप जब तक एमएसपी बहुत अच्छी नहीं देंगे, गरिमापूर्ण ढंग से नहीं देंगे, किसानों को अपने बराबर का नागरिक मानकर नहीं देंगे, तब तक उनकी स्थिति में बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आप उन्हें समृद्ध होता देखिए, तभी यह बजट जो है वो सफल कहा जाएगा, अन्यथा उनके लिए खोखला साबित हुआ है। और यही कारण है कि आज जो संसद में पहुंचे हैं वो नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। अगर बजट बहुत अच्छा होता, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो किसान क्यों नाराज होते? ये तो किसानों का सबसे बड़ा संगठन है जो वहां पर पहुंचा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों का निराश होना बहुत वाजिब है। तरुमित्र जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि किसानों को बिल्कुल उनका आत्मसम्मान और उनका सम्मान बरकरार रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार एक तरफ किसान सम्मान निधि यानी एक योजना का नाम तो बड़े अच्छे से आपने उसमें सम्मान शब्द जोड़ दिया, लेकिन इन्हीं किसानों को कभी आतंकवादी भी कहा गया, खालिस्तानी बोला गया, आंदोलनजीवी, परजीवी और न क्या, मतलब बहुत कुछ बोला गया। और उनके आंदोलन को जिस तरह से कुचलने की कोशिशें हुई हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है, देश ने देखा है और सब जानते हैं। तो किसानों को आप एक बेचारगी का एहसास अगर आप कराना चाह रहे हैं, तो ये भी मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल है। और अब मोदी सरकार इसका खामियाजा लगातार उठा ही रही है। और ऐसा लगता है कि अभी आने वाले जो राज्यों में चुनाव होने, जैसे हरियाणा में ही चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने, और यहाँ के जो किसान हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से पहले मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है, तो इसका नुकसान यहाँ पर मोदी सरकार को हो सकता है। और इन्हीं राज्यों के लिए इस बजट में कुछ भी न देकर भी मोदी सरकार ने अपने पैरों पर एक तरह से कुल्हाड़ी मार ली है।
सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए या एक्सटेंशन करने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत कुछ दिया। कहा यही जा रहा है कि बहुत कुछ दिया, लेकिन हकीकत यह है कि वहां भी इन राज्यों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। खर्च करने का जो जिम्मा है वो एक तरह से केंद्र सरकार के पास ही है, और जो बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की बात हो रही है जिनके माध्यम से ये सारा विकास कराया जाएगा, वो भी जो है मतलब उनके ऊपर भी केंद्र सरकार का ही नियंत्रण रहेगा, ये माना जा सकता है। यानी इन राज्यों के हाथों में कुछ नहीं आने वाला है, तो इसका क्या असर होगा खैर ये उन राज्यों के नेता जाने। लेकिन अभी जो बाकी राज्य हैं या विपक्षी दल जिस तरह से आज उन्होंने आवाज उठाई संसद के भीतर भी, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा कि सभी राज्यों की उपेक्षा हुई है, उस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस राज्य को कुछ मिला नहीं है। और जब वो ये बोल रही थी कि कांग्रेस एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष के सांसद जो हैं वो शेम करते हुए वो सदन से बाहर निकल गए। कल बजट पेश होने के बाद मोदी सरकार हाय के नारे लग रहे हैं, आज शेम के नारे लग रहे हैं। ये जो नारेबाजी हो रही है दीपक जी, क्या ये लगता है कि संसद में मोदी के लिए अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से नेताओं ने फिर से अपनी आवाज बुलंद की, क्या कुछ कहा है? पहले हम सुन लेते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। आज वो भी विरोध प्रदर्शन में थे और विपक्ष के तमाम सांसद आज थे। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, इसको सुन लेते हैं। देखिए, हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। अखिलेश यादव ने दीपक जी इससे पहले भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये, जैसे पूछा गया था कि यूपी को क्या मिला, तो उन्होंने कहा था यूपी से तो प्रधानमंत्री मिल गए, इस सरकार को और क्या चाहिए यूपी को। ये एक बड़ा तंज था कि ठीक है आप अपनी वो वाराणसी सीट आपने जीत ली, किसी तरह आप वहां से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जिस तरीके से यूपी की यहाँ पर उपेक्षा हुई है उसको अखिलेश यादव ने बता दिया है। और ठीक है यूपी में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन इसी यूपी के दम पर तो अभी तक केंद्र में बीजेपी आती रही थी। और अब जो अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली ने लखनऊ की ओर देखना छोड़ दिया है या लखनऊ के वालों से दिल्ली नाराज हो गई है, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर मोदी सरकार की इस पॉलिटिक्स पर। क्योंकि चुनाव के बाद भी मोदी जी ने राम का नाम न लेकर उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को याद किया। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि हर बार बजट में अभी तक जितने भी बजट होते थे उसमें राम राज्य की बात होती थी, यूपी के लिए बड़ी घोषणाएं होती थी। इस बार यूपी से बीजेपी को निराशा मिली। जैसा राघव चड्ढा भी हैं आपके सांसद, उन्होंने भी ये कहा कि जिन राज्यों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, इस तरह का कोई बयान उनका भी आया था। क्या लगता है आपको, क्या ये जो जिस तरह से यूपी की उपेक्षा हुई है ये क्या इसी का परिणाम है? क्योंकि यूपी वालों ने इस बार अयोध्या के नाम पर बीजेपी को निराश किया, या मोदी का जो हिंदुत्व का कार्ड है, राम का नाम का जो कार्ड है वो फेल हो गया था, क्या इसीलिए यूपी वासियों को सजा देने की कोशिश इस बजट में है? जी निश्चित रूप से इसमें दिख रहा है। और दूसरी बात, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको सर्वकर्ता जी? जी। और दूसरी बात यह है कि इस बजट में खुल्लम खुल्ला मोदी सरकार ने जो काम किया है वो ये किया है कि आप अगर हमारा साथ देते हैं सरकार बनाने में तो हम आपको इतना पैसा देंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इस इतिहास में, संसदीय इतिहास में
इतना खुला खेल फरुखाबादी बजट को लेके कभी नहीं हुआ होगा। होता यह है कि ठीक है, जो आपके समर्थक दलों के जो जहां पे सरकारें होती हैं, उनको आप अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन सीधे सीधे बजट के फिगर्स को आप अगर देखते हैं तो आप अमरावती बनाने के लिए आपने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया। भारत में और भी बहुत जगह पे नई राजधानियां बनी हैं, क्या आपने वहां पर वैसा पैसा खर्च किया? दूसरी बात, आपने लगभग 60,000 करोड़ जो बिहार को दिया। हम ये नहीं कहते आप दीजिए, आप कोई बात नहीं, अगर वहां पर जरूरत है तो 60,000 नहीं, आप 1,00,000 करोड़ दीजिए। और आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जब रैली में गए थे तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी तो वहां बोली लगा रहे थे कि बोलिए कितना दूं, आपको 25,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, 1,00,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ दूं। तो आप चुनावी रैलियों में तो कहां आप लाख 1,25,000 करोड़ की बातें करते थे, और आपने एक्चुअल में कितना दिया? 60,000 करोड़। हमें उसमें दिक्कत नहीं है, आप भरपूर दीजिए। निश्चित रूप से बहुत सारे राज्यों की बहुत सारी जरूरतें होती है, और एक जहां पर फेडरल सिस्टम होता है वहां पर केंद्र का काम है कि वो अपने राज्यों की अच्छे से देखरेख करे। लेकिन उसमें यह नहीं होना चाहिए कि जिन पार्टियों के समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, आप उस तरीके से उन्हें उतना पैसा दें और बाकी को आप उपेक्षित कर दें। भाई कुछ राज्य तो ऐसे हैं, जैसे आपको याद होगा राजस्थान में है, बहुत बड़ी संख्या में आपको उन्होंने सांसद दिए, छत्तीसगढ़ ने दिए हैं, मध्य प्रदेश ने दिए हैं, ओडिशा ने दिए हैं, वहां पे सरकार पलटी है। ओडिशा की भी मांग थी लंबे समय से, जो पहले जो मुख्यमंत्री थे नवीन बाबू पटनायक, उनकी भी मांग थी कि हमें विशेष राज्य का दर्जा, नहीं तो हमें विशेष पैकेज दिया जाए। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये विशेष पैकेज है या विशेष राज्य का दर्जा है। अब ये तो आंध्र प्रदेश के जो अपने चंद्रबाबू नायडू और यहाँ पे नीतीश बाबू तय करें। हालांकि अब जो है वो सिस्टम खत्म हो गया है। 2015 में जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो उन्होंने तभी कह दिया था कि अब जो है वो विशेष राज्य के दर्जे जैसी बात इतिहास हो चुकी है, अब किसी को नहीं मिलेगा, ये कह चुके थे। इसके बाद भी लोगों ने इसी नाम पर उनको समर्थन दिया, नीतीश बाबू ने, चंद्रबाबू नायडू ने। दूसरी बात ये देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं। 1969 में जो है वो गाडगिल कमेटी बनी थी, और गाडगिल कमेटी ने विशेष राज्य की श्रेणी में किन राज्यों को रखा जाए उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की थी, और केवल 3 राज्यों को दिया गया था। वो वहां की परिस्थितियों को देखती है, वहां पर के जो जातिगत और सांप्रदायिक जो कंपोजिशंस हैं उनको देखे तो असम को, नागालैंड को और जम्मू कश्मीर को, केवल 3 राज्यों को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद जो है जो अन्य 7 सिस्टर्स हम जिसको कहते हैं उनके बचे राज्यों को भी ले लिया गया। उसके बाद से एक तरह से विशेष राज्य का दर्जा जो है ये बात भारत के इकोनॉमिक सिस्टम से ये खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी आप मांग रहे हैं, तो अब जितना 60,000 करोड़ तो है, आपको न तो पैकेज मिला है न विशेष राज्य का दर्जा मिला है। जबकि इसी बात पर एनडीए का साथ चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी का साथ, इसी मांग पर कि आप हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो अब आपको ही तय करना है कि आप किस बिना पर जो है आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ दे रहे हैं। तो ये कुल जमा इतना कुछ गड्ढम-गड्ढ हो चुका है। बजट के जरिए अगर आप अपनी राजनीति को साधने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही घातक होगा। ये आने वाले समय में लोगों को बजट जो है इसी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा, और बजट जो है एक प्रकार से ऑफर हो जाएगा कि देखिए हमारे पास इतने लाख करोड़ है, आप बताइए हमें ये कोई भी सरकार कर सकती है। ये कल अगर कांग्रेस की सरकार आई वो भी कर सकती है। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि कल कांग्रेस की सरकार बन जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है चंद्रबाबू नायडू जी, चलिए हम आपको 50,000 करोड़ देते हैं, तो क्या फिर वहां पे आप एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए या अपनी सरकार को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए अगर आप बजट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत गलत है। इसका कारण ये है कि भारत सरकार का या किसी भी देश का केंद्रीय बजट जो होता है वो सबके पैसे से मिलकर बनता है, वो आपके हमारे पैसे से मिलकर बनता है, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज से मिलकर बनता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चल रही हो, चाहे बिहार में चल रही हो, चाहे जहां भी हो। और आप इस पैसे को अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए करेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। तो ये एक प्रकार से बहुत गलत संदेश दिया गया है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को कहा है कि उनका ये कहना था कि मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, मतलब निर्मला सीतारमण के लिए कोई बहुत अच्छे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उनका ये कहना था कि कुछ मूर्खों ने बजट तैयार किया और सिग्नेचर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भेज दिया। अब ठीक है, आप बाकी सबको खारिज कर दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी तो आपकी अपनी पार्टी के हैं और वो तो अच्छे खासे
इकोनॉमिक विद्वान व्यक्ति है, उनकी बात को आप सहज अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरे प्रखर जो है, जो इन सीतारमण के, वो भी उनका भी कोई बयान तो आया हुआ मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन वो खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के काम के जो तरीके हैं उससे कभी भी बहुत संतुष्ट नहीं है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि असंतोष कहां तक जाता है। लेकिन मेरा केवल है कि बजट को आप इस्तेमाल जो है अपने राजनीति के लिए मत कीजिए, यही मेरा एक सुझाव। खैर मैं सुझाव देने वाला तो कौन होता, लेकिन ऐसा मेरा एक कहना है। सरुमित्रा जी, क्योंकि हमने यही देखा है कि इस बार का जो बजट है वो अगर बहुत ही अगर हम उसको इनफॉर्मल वे में बोले तो ऐसा लगता है जैसे कि अगर जैसे किसी को रिश्वत देने वाली बात होती कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा और तुम मेरा साथ दो, कुछ इसी तरह का खेल हुआ है बजट में। मतलब बजट अभी तक तो ये होता था कि उसमें एक जिसको कहते हैं कि विहंगम दृष्टि होती है कि एक पूरा सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक व्यापक दृष्टिकोण होता है और जहां जिसको जितनी जरूरत है आप उसको अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर आप देश के हर वर्ग की जरूरत को समझें और उस हिसाब से आपके बजट में वो दृष्टिकोण झलकना चाहिए कि ठीक है आप एक साथ सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये बात तो नजर आनी चाहिए कि आपका ध्यान जो है वो सबकी समस्याओं पर, सबकी तकलीफों पर है और आप समझ रहे हैं कि कहाँ किसकी कितनी जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार में ये हो रहा है कि बजट जो है वो अपने स्वार्थ साधने का एक जरिया बन चुका है। वहां पर यही देखा जा रहा है कि जहां जिसकी जरूरत है कि इस राज्य में चुनाव है तो हम उसको साथ लें, इन दलों की हमको जरूरत है तो हम उनकी मांग पूरी कर दें। अगर मतलब जैसे इस बार बजट में मनरेगा पर कुछ नहीं हुआ, ये सारी बातें बहुत लोगों ने उठाई भी हैं। बड़े बड़े विश्लेषक हैं जो बजट का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है वो तो सबसे बड़ा जो एक कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी कहने, शेयर बाजार को अगर बजट पसंद नहीं आया तो उससे समझ में आ सकता है कि मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके फेल होने की शुरुआत फिर से हो चुकी है। पहले भी वो कोई कामयाब नहीं रही हैं, वो भले अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताते रहे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी को इकोनॉमिक्स की जो समझ होनी चाहिए, या अगर आप में समझ नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप हर विषय के ज्ञाता हो, लेकिन कम से कम आप लोगों से सलाह लेकर तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक उनमें जो एक अकड़ है वो दिख रही है कि मुझे किसी की नहीं सुननी, जिससे मेरी सत्ता सधती है मैं वही काम करूंगा, और यही चीज बजट में इस बार भी झलकी है। लेकिन इस बार बजट में आपने मनमानी तो कर ली, लेकिन शायद ये भूल गए कि अब संसद में आपकी ताकत उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इसीलिए बजट में पहले इस तरह का विरोध प्रदर्शन हमने नहीं देखा, या कम से कम मुझे तो याद नहीं है कि संसद के बाहर बजट के अगले दिन ही इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ हो जैसा आज हो रहा है। और इस पर तमाम नेता जो हैं वो अपने बयान देकर बता रहे हैं कि क्या गलती की है मोदी सरकार ने। संजय राउत जो हैं शिवसेना सांसद, उन्होंने भी कहा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, लेकिन मोदी सरकार को शायद इस बात की परवाह नहीं है कि महाराष्ट्र में अब महायुति सरकार बनी रहती कि नहीं बनी रहती, उसके शायद कोई और प्लान्स हो। लेकिन क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, इसको सुन लेते हैं दीपक जी, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डिमांड तो आपने देखा है, ये देश का बजट नहीं है, बजट देश का होता है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है, कुर्सी बचाने के लिए नहीं। निर्मला सीतारमण जी ने साफ कहा है कि इंडिविजुअली सारे स्टेट के लिए तो ऐसा अनाउंसमेंट होगा, ये सब स्टेट के लिए फायदेमंद है। ऐसा कागज पे नहीं दिख रहा है। बजट से पहले हम दो हमारे दो थे, अभी भी हम दो और हमारे दो स्टेट हैं। ये संजय राउत का तंज है कि अभी भी हम दो हमारे दो वाली सरकार है। कल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में उसमें ये कहा कि उद्योगपतियों को खुश करने वाला बजट और ए को सब कुछ मिला, यानी वहां उन्होंने अदानी अंबानी की ओर इशारा कर दिया। इधर आज अखिलेश यादव ने भी ये जो कहा कि समर्थन मूल्य जो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन दिख रहा है कि वो आंध्र प्रदेश और बिहार को मिला है क्योंकि उनको कुर्सी बचानी है। हरसिमरत कौर बादल जो शिरोमणि अकाली दल की नेता है, सांसद हैं, जो शिवसेना के साथ साथ अकाली दल भी बीजेपी का लंबे समय से सहयोगी रहा था, किसान आंदोलन के बाद वो अलग हो गया। हरसिमरत कौर बादल ने भी किन शब्दों में मोदी सरकार के इस बजट की आलोचना की है, इसको सुन लेते हैं। मैंने तो ये कल ही कहा था, बजट के बाद ही आके मैं ये सरकार बचाओ बजट है, जहाँ पे सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश और बिहार के जो ये लंगड़ी सरकार जिनके सहारे खड़ी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बजट पेश हुआ है। बाकी तो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने बाढ़ के लिए देखा कि दूसरे राज्यों को दिया गया, जहां पंजाब में एक साल में 2-2 बाढ़ आए हैं, तो उनके बारे कुछ नहीं। किसानी आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, उनको उठाया गया, वादे किए गए, आज किसान इतने तकलीफ में है
तब भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं, ना युवा के बारे में, ना मजदूर के बारे में। और पंजाब के तो पिछले 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया है। मेरा ख्याल जो लोग पंजाब के दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं कि पंजाब के मसले हल करेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि कौन सा मसला हल हो रहा है। 7 बजट 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। क्या पंजाब के पैसे सेंट्रल पूल में नहीं जाते हैं? तो ये बिल्कुल भेदभाव है और ये सरकार बचाओ बजट था। दीपक जी, जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल ने ये जो कहा लंगड़ी सरकार और ये कि पंजाब की ओर ध्यान नहीं दिया, 6-7 बजट से कभी पंजाब का नाम नहीं लिया जा रहा, उन्होंने भी बाढ़ की बात की, उन्होंने भी किसानों की बात की, यही बातें अखिलेश यादव ने भी की थी। अखिलेश यादव ने तो ये बिल्कुल सही सवाल उठाया था कि भाई बिहार की बाढ़ जो है वो नेपाल और यूपी इन 2 जगहों से भी जो बाढ़ आती है उसका भी असर पड़ता है। तो आप जो अलग अलग टुकड़ों में ये जो कर रही है सरकार, काम करने की कोशिश कर रही है कि बिहार, मतलब विकास तो देश का तभी होता है जिस विकसित भारत की बात मोदी करते रहे हैं, तो क्या वो टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह से विकास करके फिर बताएंगे कि भारत को वो विकसित कर रहे हैं? या ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, इन आलोचनाओं में आप कितना दम पाते हैं? क्योंकि यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि अखिलेश यादव और संजय राउत तो ठीक है इंडिया गठबंधन के साथ हैं, अकाली दल तो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन उनकी भी भाषा वही है, उनकी भी चिंताएं, उनके भी विचार वही दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि पंजाब में ठीक है अभी चुनाव नहीं है, यूपी में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, ओडिशा में चुनाव आपने जीत लिया लेकिन ओडिशा को आपने नाराज किया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां आपकी सरकारें फिर से बन गई, उन राज्यों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पूर्वोत्तर को आप पूर्वोदय की बात करके और उस मसले को हटा रहे हैं। कल कल्याण चक्रवर्ती जो है, कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद, उन्होंने ये कहा कि वो तो बंगालियों को देखते नहीं, मानते ही नहीं कुछ, यानी पश्चिम बंगाल भी इससे निराश है। सारे राज्यों में जिस तरीके की निराशा फैल रही है, उससे क्या लगता है आपको कि जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां क्या मोदी का नुकसान होगा? और जिन राज्यों का अभी रिप्रेजेंटेशन है संसद में, भले वो सांसद बीजेपी के हों या एनडीए के हों, क्या उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाएं, या मोदी के हिसाब से ही सब लोग काम करेंगे? और अगर काम करेंगे तो क्या इसमें नुकसान जो है फिर से बीजेपी का ही होने जा रहा है? दीपक जी, देखिए, इस बजट की जो सबसे खतरनाक चीज जो मैं देखता हूं वो है राज्यों के बीच में इसके कारण फूट पड़ सकती है। मतलब केंद्रीय बजट ऐसा होता है जो पूरे देश को बांधता है, वो देखता है कि कहां पर कमियां हैं, उसे अतिरिक्त पैसा देता है, जहां पर से पैसा उसको अच्छा मिल सकता है, जहां पहले से समस्याएं अगर कम नहीं है तो या कम है तो वहां पर थोड़ा पैसा कम। लेकिन वो उसका नजरिया ये नहीं रहता, उसका नजरिया जो रहता है, देखिए आधुनिक समय में जो है वो राज्यों को मदद करने का एक जो पैरामीटर होता है वो है जो सामाजिक विकास के जो लक्ष्य है, जिसे हम जीडीएस बोलते हैं, तो सोशल गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टिकाऊ संतुलित विकास जो होता है उसके हिसाब से उसके अंतरराष्ट्रीय जो पैमाने हैं, यूनाइटेड नेशंस ने जो तय किए हैं, वो ऐसे 17 पैमाने हैं कि उसमें हेल्थ है, उसमें फूड सिक्योरिटी है, शिक्षा दीक्षा का काम है, ऐसे 17 पैरामीटर्स हैं, उसके वो सूचकांक है, उसके आधार पर देखा जाता है इस राज्य को कितने की जरूरत है, उस आधार पे दिए जाने चाहिए। लेकिन सर्वमित्रा जी, सारी समस्या कहां पर है, इसकी जड़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण यह है कि आप याद कीजिए 2011 के बाद इस देश में सेंसस ही नहीं हुआ है, जनगणना ही नहीं हुई है, सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं उस समय भी हम ये ख्याल रखते हैं कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं, हमारे किस बच्चे को कॉलेज में जाना है, हमारे किस बच्चे का स्कूल की पढ़ाई है, किसे आगे जाके कोचिंग में भेजना है, हमारा मकान बनने वाला है उसके लिए हम कितनी बचत करें, कार की ईएमआई देनी है उसके लिए कितनी बचत, कितना चीज रखें। कारण यह है कि हमारे पास डाटा होता है, इस सरकार के पास डाटा ही नहीं है। 2021 के बाद से 2021 में कायदे से जनगणना होनी थी, जो कोरोना के कारण कहा गया कि नहीं हुई है, और वाकई नहीं हुई है। तो जब आपके पास आंकड़े ही नहीं है तो आप बजट कैसे बनाएंगे? किसी भी बजट का जो प्राथमिक जो है, बजट बनाते समय आपको सबसे पहले देखना रहता है कि देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें कितने भूखे हैं, कितनों की जरूरत है, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने रोजगार है, बेरोजगार है, किसे मकान चाहिए, किसे नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं इस बात को कि जनगणना हुए बिना आप देश का बजट कैसे बना रहे हैं, मुझे यही समझ। आपको केवल एक उदाहरण देता हूं। बेरोजगारों के बारे में कहा गया कि 500 उद्योग हैं, 500 उद्योग 1 करोड़ लोगों को वो इंटर्नशिप कराएंगे।
अब आप हिसाब लगा लीजिए, एक इंडस्ट्री के खाते में 20,000 बच्चे आएंगे। क्या आप उम्मीद कर सकती हैं कि एक उद्योग जो है 20,000 बच्चों को इंटर्नशिप कराएगा? कैसे करा सकता है? वो कहां कराएगा? उनकी तो कुल जो मैन पावर जो होती है, उनका टोटल मानव संसाधन होता है, वो तो किसी उद्योग में 5,000 के लोग काम कर रहे हैं, किसी में 1,000 कर रहा है, किसी में 2,000 कर रहा है। आप 20,000 बच्चों को इंटर्नशिप का मतलब होता है आप उन्हें काम सिखाएंगे। तो कैसे काम सिखाएंगे? मान लीजिए कि जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट होगा, मेरे ख्याल से वहां पे 8-10 हजार वहां के कुल कर्मचारियों की संख्या होगी। आप 20,000 लोगों की जिम्मेदारी अगर भिलाई स्टील प्लांट को दे दी जाए, अब इसमें और क्लैरिटी आनी है, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो बताया जा रहा है कि 500 उद्योग जो है, बड़े उद्योग, वो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे बच्चों को। आप उन्हें बैठाएंगे कहां? मशीनरी कहां पे होगी? कैसे सिखाएंगे? उनको सिखाएगा कौन? अगर वहां के मैनेजर बच्चों को सिखाएंगे तो प्रोडक्शन कौन देखेगा? वहां के मैनेजर्स क्या करेंगे? ये जो मेरा ये कहना है कि ये हवा में चलाया गया तीर है, इसके ऊपर क्या गहराई से किसी ने विचार? मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं तो बहुत लेमैन हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर सरकार इस बात को क्लियर करे कि 500 उद्योग 1 करोड़ बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देंगे, कैसे उनकी इंटर्नशिप 1 साल कराएंगे, ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, एक उद्योग के खाते में 20,000 बच्चे आएंगे, तो क्या 20,000 बच्चों को कैसे किया जा सकता है? कुल जमा सबसे पहले आवश्यक है कि देश में जनगणना हो। जनगणना हुए बिना आप जब बजट बनाने बैठेंगे तो आप इसी प्रकार से, जिसे हम कहते हैं कि जो मन में आया काल्पनिक तौर से कर दिया कि हाँ हम इतने किसानों को ये करेंगे, इतने 1000 मकान बन जाएंगे, उतने 1000 लोगों को जॉब मिल जाएगा, ये होगा। ये जिसको हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। अगर आप बजट बना रहे हैं तो वो धरती पर उतरता दिखना चाहिए और बजट का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में तो कभी बात ही नहीं होती। पिछले 3-4 बजट में जो कहा गया उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है, उसके बारे में कोई नहीं बता रहा है कि हमने 2022 में अगर सारे किसानों को कहा था कि आय को दुगनी करेंगे तो हम कहां तक पहुंचे और क्यों नहीं पहुंच पाए। आपने कहा हर घर को छत दी जाएगी, आवास दिए जाएंगे 2022 तक, तो आज आपको फिर से आवास के लिए खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या पब्लिक का पैसा फालतू है कि आप उन्हीं योजनाओं के ऊपर बार बार खर्च करें? तो कुल जमा सबसे बड़ा, अब बल्कि आप जो ऊपर जो हेडिंग लगा रहे हैं कि बजट से गड़बड़ाया, मोदी का हिसाब, राजनीतिक हिसाब तो गड़बड़ाया ही, ये डाटा वाइज भी पूरा का पूरा फ्लॉप होने जा रहा है ये बजट। जब तक ये सरकार जनगणना नहीं कराती, एक एक चीजों के आंकड़े नहीं लेती, किसके पास साइकिल है, किसके पास स्कूटी है, किसके पास कार है, किसके पास 2 कारें हैं, किसके पास 1 मकान है, किसके पास 2 मकान है, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा होता है। इस महत्वपूर्ण डाटे के ही आधार पर दुनिया भर के जो देश हैं वो सारे के सारे एक प्रकार से अपना बजट बनाते हैं। आप याद कीजिए, भारत में जब से जनगणना शुरू हुई, शायद 1 या 2 बार, एक बार शायद अकाल के कारण और एक बार शायद विश्व युद्ध के कारण जो है वो जनगणना नहीं हो सकी थी, लेकिन उसको तुरंत फिर बाद में करा लिया गया। जैसे ही युद्ध रुका, महायुद्ध रुका, उसके बाद उसको तुरंत करा लिया गया। जनगणना का महत्व ही इस देश ने भुला दिया है और डाटा रखना तो छोड़ ही दिया है। आज भारत सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि उसके पास बेरोजगारों के आंकड़े नहीं है। आपके पास बेरोजगारों के आंकड़े नहीं है, आपके पास किसानों के नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं वो आपको नहीं पता, कितनों के पास मकान है, कितनों के पास मकान नहीं है। तो आप जो बजट बनाएंगे वो ऐसे ही बनाएंगे, आप पॉलिटिकल बजट बनाएंगे। ये जो बजट है ये देश के विकास के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी सरकार के विकास के लिए है। और अपनी सरकार को आप कैसे बनाकर रख सकते हैं वो उसका इस्तेमाल आप बजट के जरिए कर रहे हैं, जो सबसे दुर्भाग्यजनक है। अगर ये परंपरा बन गई तो इससे भयावह बात कुछ नहीं हो सकती। सौमित्रा जी। जी बिल्कुल, बहुत ही सही पॉइंट्स आपने उठाए हैं, क्योंकि जनगणना की बात जब करें मोदी से तो वो राहुल गांधी ने जैसे जातिगत जनगणना की भी बात की, तो पहले तो वो सामान्य जनगणना ही करा लें, ये बड़ी बात है, लेकिन वो उस पर भी नहीं जाते, क्योंकि आंकड़ों पर मोदी सरकार जाना ही नहीं चाहती है। जहां आंकड़े आएंगे वहां हिसाब देने की उसकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी और इस जिम्मेदारी को वो बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। ये बात हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोरोना का भी खत्म हुए, मतलब आज 4 साल तो हो ही गए हैं। चाहती तो 4 साल में ये कभी ना कभी इस जनगणना को करवा लेती, लेकिन इसको भी मोदी जी ने जो जवाब दे दिया कि 2 ही जातियां हैं, एक अमीर और गरीब, वो इस पचड़े पे नहीं पड़ना चाहते। 2 करोड़ रोजगार की जो हर साल बात की थी, वो 1 करोड़ इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे देंगे इसका उनको नहीं पता। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, आप उनको 6,000 रुपए की सम्मान निधि जो है वो पकड़ा रहे हैं, उस पर आपकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। सबका साथ सबका विकास की बात आपने की थी, वो भी चीज अब ऐसी हो गई कि 2 राज्यों का विकास
उसके लिए ध्यान दिया जा रहा है और बाकी राज्य जो है वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज संसद में इसको लेकर एक नाराजगी का माहौल दिखा और विपक्ष ने बाकायदा इसको विरोध प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी है। अब 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है, उसमें भी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने तय कर लिया है, स्टालिन ने भी तय कर लिया है कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बैठक में जाऊंगी, लेकिन फिर मैं सवाल भी उठाऊंगी कि हम पश्चिम बंगाल से आपको इतना टैक्स देते हैं, इतना हम आपको पैसा देते हैं, बदले में हमको क्या मिलता है। यानी ममता बनर्जी अगर नीति आयोग की बैठक में पहुंचती तो वहां वो जरूर सवाल उठाएंगी, वहां भी मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा सामना करना। ये सारी चीजें अभी हो रही हैं और बेशक मोदी जी ने एक पॉलिटिकल बजट बनाया अपनी सरकार बचाने के लिए, लेकिन जो अभी हमने डिस्कशन किया, जो चर्चा की और जो हमने विपक्षी नेताओं के बयान सुने, उनसे समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार ने अपनी सरकार बचाने के फेर में एक और बड़ा गड़बड़ कर दिया। इन्होंने अपनी कमजोरी को खुलकर वो सामने ले आए। उनके पास कोई विजन नहीं है। बातें होती हैं 2036, 2047 और पता नहीं 50 साल बाद के भारत की, लेकिन आज भारत की जो स्थिति है, आज किसके पास क्या है, किसको क्या मिलना चाहिए, छात्रों की उम्मीदें क्या हैं, महिलाओं की उम्मीदें क्या हैं, गृहिणियां किस तरह से घर चला रही हैं, उद्योगपति क्या चाहते हैं, छोटे और मध्यम उद्योग जो हैं उनकी क्या तकलीफें हैं, इन सारी बातों पर मोदी सरकार ने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया है। हो सकता है सरकार को ऐसा लग रहा है कि अभी हम अपने दो साथियों को साध लें तो हमारी सरकार बनी रहेगी, लेकिन याद रखना चाहिए बीजेपी को कि अभी उसे और चुनाव में जाना है। उसके बाद चुनाव में अगर जनता अपना हिसाब मांगने आ जाए तो फिर इस बजट से मोदी का हिसाब गड़बड़ाना बिल्कुल तय है। तो दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए हमारे कार्यक्रम। नमस्कार।